आज हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स फॉर एन इंटरव्यू। और मैं ओम प्रकाश आप सबको ये शुभेच्छा और शुभकामना देता हूँ कि आप इस प्रयास में सफल हों, जो आपका लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड का ओरिजिन है जिसका मतलब होता है शेयर, बांटना। अब ये जो शेयरिंग है, एक्टिविटी क्या होगी उसमें, हमारी हम गतिविधियां क्या करते हैं, उसके लिए हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं। हम कन्वेइंग इंफॉर्मेशन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस और इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो विचार है हम दूसरों को देते हैं, हमारे पास जो संदेशा है वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, और जो हमारे पास जानकारी है वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ निश्चित तौर पे जिस उद्देश्य से हम जमा हुए हैं वहां पर हम लोग अपनी जानकारियों को, अपने विचारों को इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कैसे प्रयास करेंगे आप? एज बाय स्पीच, विजुअल्स, सिग्नल्स, राइटिंग्स और बिहेवियर। तो आपके पास जो साधन है अपने बातों को पहुंचाने का वो आपका स्पीच है, वो आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, वही इसमें काम आएगा। अगर हम लोग आगे चलें तो इसमें हम कहते हैं कि जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसकी मीनिंग और डेफिनेशन पे अब बहुत देर तक बात ना करते हुए सीधा कहूं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कब होता है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट तब माना जाता है जबकि जो मैसेज हमारा है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो गया, यानी जिसके लिए जो संदेशा मैंने दिया था उन्होंने उसी संदेशे को स्वीकार कर लिया, वहां तक हमारा वो संदेशा पहुंच गया। अब इस चित्र को देख के आपको लगता होगा कि शायद आपने भी ये खेल खेला है और आपको भी आता होगा, लेकिन अगर आप पहले चित्र को देख के ये कह दें कि यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, संवाद संप्रेषण हो रहा है, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। क्योंकि संवाद संप्रेषण के इस खेल में अगर बीच का माध्यम यानी धागा थोड़ा भी ढीला हुआ तो संवाद संप्रेषण नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि जो माध्यम है वो बहुत ही सशक्त हो, और सशक्त से मेरा मतलब है कि जो सशक्त माध्यम की जब मैं बात करता हूँ तो वो नेचुरली आपके लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज से आएगा। हम लोग आगे बात करेंगे परसेप्शन एंड कंसेप्शन की। एक चित्र आएगा आपके सामने और ध्यान देंगे इस चित्र में आप कभी भी दो चेहरा देखने की कोशिश ना करें। इसके अलावा जो कुछ दिखाई देता हो वो आप अपने कॉपी पे लिखें। तो आपके सामने जो ये चित्र आया है इसको देखने के बाद आपको जो भी विचार आ रहे होंगे उसे आप लिखें। कम से कम 5 चीजें आपको इसमें दिखाई देनी चाहिए, फिर और ज्यादातर लोगों ने लिख लिया होगा शायद। मैं आपको बताता हूं कि इसमें ये जो बीच का एरिया है हमारा, यहाँ पे एक ट्रॉफी है। किसी आईपीएल की हो सकती है, किसी सॉकर लीग की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। ये शतरंज का मोहरा है। ये जिसे हम हाथी कहते हैं। इवन ऊपर अगर बंधा हुआ होता थोड़ा तो शायद हम इसे वजीर भी कह लेते। तो शतरंज का मोहरा तो दिखता है, अब उसमें थोड़ा शेप का फर्क हो सकता है। और अगर कहीं गांव देहात में पुराना खटिया देखा हो तो उसका पौवा भी है। और मेडिवल हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा हो और आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस समय का, तो इसमें एक उस समय का कोई पिलर भी हो सकता है। ऐसे 100 से ज्यादा चीजें मैं इसमें देख रहा हूं। ये चित्र मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अगर आप एक बात कह रहे हैं तो उससे बहुत कुछ मीनिंग डिराइव कर सकता है सामने वाला। तो कैसे हम अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट तौर पे सामने वाले को पहुंचाएं, सामने वाला मेरे बारे में क्या राय रखता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम जो मेरी राय वहां तक पहुंचा रहे हैं उससे क्या उनकी राय को हम थोड़ा प्रभावित भी कर पाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन की। तो पर्पस में है आप बताना चाहते हैं, व्याख्या करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, समझने के लिए तैयार करना चाहते हैं, या जीवन के उद्देश्य के लिए तैयार करना चाहते हैं किसी को। तो मैं यहाँ कहूंगा कि हमारा जो पर्पस है इस इंटरव्यू की तैयारी में वो टू मेक देम अंडरस्टैंड, और अगर आप उन्हें इंस्पायर कर सके,
क्योंकि ये जो उनको इंस्पायर करने वाला पार्ट होता है वो निश्चित तौर पे आपके 120 नंबर में से 5 से 10 नंबर के बीच का फर्क ला सकता है। जो बातें हैं वो परसेप्शन और कंसेप्शन की। अगर मैं एक कहानी सुनाता कि एक ऐसा हिंदू मैथोलॉजिकल क्रीचर जिसका सर हाथी का है और शरीर आदमी का, तो आपने तुरंत ही गणेश और गणपति की कल्पना कर ली होती। और इसलिए क्योंकि आप जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं उसमें ये कहानी आपके जेहन में, आपके दिमाग में पहले से बैठी हुई है। एक अमेरिकन स्टूडेंट्स की टीम जब मेरे पास आती है और मैंने ये सेम कहानी सुनाई उनको, तो उन्होंने कुछ ऐसा चित्र बना दिया। मेरी कहानी के अनुसार ये चित्र भी सही है, बल्कि जब मैंने कहा था कहानी में कि एक बार रेस हुआ था और उसमें फर्स्ट आए थे, तो वो भी दूसरे वाले चित्र में दिख रहा है, लेकिन इसे आप गणपति नहीं कह सकते। यानी नरेशंस डजंट मीन दैट यू आर कम्युनिकेटिंग। सही कम्युनिकेशन क्या होता है अगले चित्र से देखें। अगर मैं आपको कहूं कि एक माइथोलॉजिकल क्रीचर जो आधा नर है, आधा सिंह है, तो आप शायद तुरंत ये नरसिंह की कल्पना कर लेंगे। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि मैंने हिंदू मैथोलॉजी नहीं बोला था। और जो ज्योग्राफी के छात्र हैं कृपया सॉरी फील करें, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ही होगा और जीएस में भी बाकी लोगों ने पढ़ा होगा। ये मिस्र की सभ्यता की एक मैथोलॉजिकल क्रीचर है जिसे स्फिंक्स कहते हैं। फर्क है कि नरसिंह में अगर ऊपर सिर हमारा चेहरा लायन का है, तो यहाँ चेहरा एक मनुष्य का है। आगे बात करते हैं ग्रिफिन की, तो आप ये सोच भी नहीं पाते, क्योंकि ग्रिफिन मेरे बोलने से आपको क्लियर नहीं होगा कभी कि ये एक आधा पैंथर है और आधा ईगल है, क्योंकि ये जो ब्रिटिश कल्चर है वहाँ ब्रिटिश लिटरेचर्स में ये ग्रिफिन पाया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि 3 तरह के प्रश्न होंगे। एक, बहुत उत्साह में आप ये सोच के कि मुझे आता है, थोड़ा धैर्य के साथ उसका भी उत्तर दें और चेहरे के स्माइल के साथ थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए उसमें जब आपको उत्तर आता हो। जब आपको उत्तर ना आता हो और आप गेस कर रहे हैं कुछ, तो हल्के से स्माइल के साथ इजाजत ले लें कि क्या मैं गेस कर सकता हूं। और लास्ट, ऐसे प्रश्न को बिल्कुल ही टच ना करें जिसका कोई ओर छोर आपको पता ना हो, और बहुत ही अपराध बोध के साथ वाली जो हंसी होती है उस हंसी के साथ, उस स्माइल के साथ आप सॉरी बोलें। सॉरी बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, मुझे लगता है बातचीत के क्रम में मैं इसे और भी बता पाऊंगा। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कई टाइप्स हैं: इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल पे काम करेंगे। यानी जब हम लोग इंटरपर्सनल की बात करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति एक साथ एक से ज्यादा व्यक्ति से बात कर रहा है, जो कि आपके इंटरव्यू का फॉर्मेट है। इसमें जो चीजें बहुत खास होती हैं उसमें होता है कि आप कैसे अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं, और इसमें चूंकि आप बहुत क्लोज हैं, आमने सामने हैं, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी जो बात करूंगा वो इंट्रापर्सनल की करूंगा। कहते हैं कि सबसे आसान कम्युनिकेशन का ये तरीका है, क्योंकि इसमें सेंडर भी आप ही हैं, रिसीवर भी आप ही हैं, फीडबैक भी आप ही देते हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हम इस कम्युनिकेशन में बहुत कम सफल हो पाते हैं। हम स्वयं से संवाद कर ही नहीं पाते हैं। तो इस इंटरव्यू के लिए ज्यादा जरूरी है कि सुबह आप स्वयं से संवाद करें। आप कौन हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप उसे कैसे पाना चाहते हैं, कौन उसमें आपके सहायक हो सकते हैं, कौन से मार्ग को आप चुनेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये सारी चीजें एक थॉट प्रोसेस है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कह सकते हैं आप। आत्मबोध के लिए ये प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। जब आईआईएम में मैं ये थ्योरी चलती थी और कम्युनिकेशन के क्लासेस होते थे, तो इसे ओपीज 5D थ्योरी कहते हैं लोग। डिस्टेंस,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या है, और डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। तो यहाँ फिजिकल फिजिकल डिस्टेंस आपको मालूम है कि आप 4 से 5 फीट मैक्सिमम दूरी हो सकती है आपके और बोर्ड के बीच। साइकोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आप सेलेक्ट होने गए हैं, वो सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। सोशल डिस्टेंस मैं बहुत आराम से डील करना चाहूंगा। याद रखिएगा, जो भी बोर्ड मेंबर हैं उनकी उम्र को देखें, वो लगभग 65 के आसपास की उम्र के होंगे, उसके ऊपर होंगे, कम के बहुत कम होते हैं। और दूसरी चीज कि इस उम्र का व्यक्ति सामने वाले में क्या सोशल चीजें देखना चाहता है। आपका ड्रेसिंग, कई बार इस पे मेरा विवाद हुआ है, क्योंकि कुछ जो बाहर के संस्थान इस पे काम करते हैं कम्युनिकेशन पे, और ड्रेसिंग और बाकी चीजें पर्सनालिटी ग्रोथ की बताते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि मेरे जो साथी हैं, जो बच्चे आप हमारे साथ बैठे हैं, आप जो एस्पिरेंट्स बैठे हैं, वो आप दिल्ली में इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, वो आप किसी कॉरपोरेट का इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंसिंग है, इसे समझना होगा आपको। और उसके बाद जो डेस्टिनेशन है, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य क्या है, तो आपके उत्तर में एक ऑफिसर की क्वालिटी दिखाई देनी चाहिए। ये आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए। ड्यूरेशन यहाँ पे लिमिट नहीं होता। लोगों को क्यों हड़बड़ी रहती है इंटरव्यू में, मुझे पता नहीं चला आज तक, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो ड्यूरेशन है आपका, वो दो तरह से देखा जाता है। एक तो मेरा इंटरव्यू कितनी देर का चला, और मैं उसके बाद कहना चाहता हूँ वो कितनी देर तक बोर्ड मेंबर्स के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। तो और डिवाइसेस में आपके पास यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपल मीडियम है, आप हैं, बोर्ड है, आपके पास वर्बल और बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन स्किल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डेडिकेशन की बात होगी। आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने कमिटेड हैं, आपका कमिटमेंट क्या है अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने का। आपको कहूं कि बॉडी लैंग्वेज में जब मैं बात करता हूं तो 3 ही चीजें होती हैं: गेस्चर, पोस्चर और आई कांटेक्ट। कई बार देखा गया है कि आपका जो गेस्चर है वो कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले आपको बहुत गलत परसीव कर लेते हैं। जैसे कल ही मेरी बात हो रही थी, और वो बहुत ही नोबल हैं, बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो गेस्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से खड़ा होने का तरीका है, बैठने का तरीका है, उससे लगता है वो चीजों को बहुत कैजुअली ले रहे हैं। तो अपने उस गेस्चर को चेंज करना होगा। पोस्चर यानी कैसे बैठे, बैठने में क्या आप आ, बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ पा रहे हैं। और आई कांटेक्ट में कहते हैं कि आपका आई कांटेक्ट हमेशा उस व्यक्ति से बना रहे जो आपसे बात कर रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन में हम लोगों ने ये सीखा है कि जिससे बात कर रहे हैं उससे अगर आपका आई कांटेक्ट बना हुआ है तो निश्चित तौर पे वो फील करता है कि मुझे तवज्जो दिया जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज में जैसे मैंने अभी मैं बताया आपको, अ, उतनी ही बातें हैं यहाँ पे। अब इस बैठने के पोस्चर्स को दिखाया गया है। पहला पोस्चर आप देख रहे होंगे अगर ठीक से, तो वो ज्यादा अकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक इगोइस्ट या बहुत ज्यादा क्या कहा जाए, मिलिट्री स्टाइल भी नहीं है ये। तो ये गेस्चर कहीं से स्वीकार्य नहीं है हमें। और ये जो आगे की तरफ बेंडेड पोस्चर है, आगे की तरफ झुका हुआ पोस्चर है, ये भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डल टाइप का फीलिंग देता है, थोड़ा कैजुअल भी बता सकता है आपको। और अगर तीसरा जैसे टिक किया गया है, तो मैं कहूंगा ये सबसे सही पोस्चर होता है, क्योंकि इसमें अगर आपका बैक पूरी तरह से कुर्सी से टिक जाए, कई लोगों के पैर छोटे होते हैं तो कुर्सी में ना भी टिक सके, तो बहुत पीछे ना खिसके, तब आप ऐसे ही सीधा होने की कोशिश करें। और जब बैकबोन को पीछे से सपोर्ट मिलता है तो एक अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है जो आपको जाननी चाहिए, कि आत्मविश्वास की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है बोर्ड में कि आपके बैकबोन को ही सपोर्ट नहीं मिल रहा। हाथ सामने रखें, पैर को कैसे रखें, और आपको लगता है यदि कि हाथ आपके बीच बीच में ज्यादा मूवमेंट करेंगे, या फिर वो एक्सप्रेशंस के लिए काफी आपने पहले हाथ को यूज किया है, तो यहाँ फिलहाल मैं कहूंगा
कि आप अपने हाथों को बीच में क्रॉस कर लें, फिंगर क्रॉस करके बैठ जाएं, ताकि हाथ ज्यादा हिलने की गुंजाइश ही समाप्त हो जाए। आई कांटेक्ट के लिए मैंने कहा बिल्कुल सामने सामने बात करनी है। भाई आप सेलेक्ट करने के लिए बैठे हो और मैं सेलेक्ट होने के लिए आया हूँ, तो बात बराबरी में होनी चाहिए ना। मैं कोई अमिताभ बच्चन साहब का वो डायलॉग नहीं बोलूंगा कि जरा लेवल में तो आ जाए ताकि बात हो सके। लास्ट में आपका मुंह कितना खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, दो तरह की बातें। एक तो फेस में माउथ हमारा और आंख जो है ये बातें करती हैं, एक बोल के और एक अपने इशारों से। तो मुंह का खुलना कई बार होता है कि जब प्रश्न हम सुन रहे होते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, ऐसा ना हो। एक हल्के से स्माइल के साथ जब तक ना बोलना हो, मुंह मेरा बंद ही रहना चाहिए। तो लास्ट में मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज समझने की कोशिश मत करना मेरे साथियों, क्योंकि नहीं समझ पाओगे यदि आपने इसे पहले से जाना नहीं होगा।